तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर आपने अटैक ऑन टाइटन के मांगा अभी तक खत्म नहीं किए तो ये वीडियो में बहुत ज़्यादा मेजर स्पॉयलर्स होने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले आप जाइए अटैक ऑन टाइटन की मांगा खत्म कीजिए और उसके बाद ये वीडियो देखिए। अटैक ऑन टाइटन खत्म होने के बाद भी बहुत सारे सवाल है जिनका आंसर मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आपके मन में एंडिंग को लेकर कोई भी सवाल होगा तो वो सवाल का आंसर आपको ये वीडियो में मिल जाएगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प डालने की कोशिश करूंगा, जिसकी वजह से आपको ये समझ आ जाएगी कि वीडियो में कौन से टाइम पे कौन सी बात होने वाली है। तो आज मैं अटैक ऑन टाइटन के एंडिंग को समझाऊंगा और हर एक चीज़ को अच्छी तरह से ब्रेक डाउन करूंगा। और आज मैं उन एक्सटर्नल आर्ट पेजेस के बारे में बात करने वाला हूँ जो अटैक ऑन टाइटन के फाइनल चैप्टर में ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। और एंड में अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग मुझे पर्सनली कैसे लगी और मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था अटैक ऑन टाइटन से, ये सब हम डिस्कस करने वाले। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनल चैप्टर की शुरुआत होती है एरन और अर्मिन के बातों से जो लैंड्स ऑफ पाथ में हो रही है। ये कन्वर्सेशन तभी टेक प्लेस हो रही है जब अर्मिन और एनी शिप पे चैप्टर 131 में, लेकिन एरन अर्मिन के मेमोरीज में से ये कन्वर्सेशन मिटा देता है। लेकिन एरन के डेथ के बाद अर्मिन को ये सब कन्वर्सेशन वापस याद आ जाती है। ये कन्वर्सेशन में हमें एरन और अर्मिन के बहुत सारे नेचर से इंट्रोड्यूस किया जाता है जो मुझे ऑल ऑफ द सडन लगा। एरन को पता था कि अगर उसको पैराडाइज के एल्डेंस को बचाना है तो उसे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को खत्म करना पड़ेगा। और हमें मांगा में ये भी बताया गया है कि उसने ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था, मार लिया। और ऑलमोस्ट हर एक एनिमी को खत्म करने के बाद पैराडाइज के एल्डेंस के पास इतना टाइम तो होगा कि वो खुद एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप करके खुद को इतना ज़्यादा पावरफुल बना ले कि फ्यूचर में उन पर कोई भी अटैक हो तो उसे वो काउंटर कर सके। एरन को पूरे 100% वर्ल्ड को खत्म नहीं करना था, इसलिए उसने मिकासा, अर्मिन और बाकी लोगों को कहा था उसको रोकने के लिए। इसीलिए एरन ने उनके टाइटन पावर्स नहीं ली थी कि वो एरन को हरा सके और ह्यूमैनिटी को बचा सके। जितने भी लोग बचे हैं वो एरन को हरा के ह्यूमैनिटी को बचाने वालों को हीरो समझेंगे, दुश्मन नहीं, जिसकी वजह से आगे कोई भी वॉर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये सवाल आता है कि एरन ने सिर्फ 80% ह्यूमैनिटी को खत्म क्यों किया? अगर वो चाहता तो पूरे 100% ह्यूमैनिटी को खत्म कर देता। इसका कुछ वैलिड रीजन ये हो सकता है कि एरन अगर सब कुछ खत्म कर देता और सिर्फ एल्डियंस ही जिंदा रहते तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते कि आपसी झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंटरनल वॉर शुरू हो जाते। जैसे एरन ने पूरे वर्ल्ड को खत्म ना करते हुए 20% लोगों को अभी भी जिंदा रखा है। इसके लिए एल्डियंस को पता है अक्रॉस द सी कोई तो है जो एनिमी बन सकता है, जिसकी वजह से एल्डियन इंटरनल वॉर ना करते हुए खुद एक साथ आके एक साथ यूनिटी बना के खुद को पावरफुल या सेफ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन फाइनल चैप्टर में हमें एरन के बहुत ज़्यादा डिफरेंट पर्सनैलिटीज देखने मिलती है। एक जगह जब एरन अनस्टेबल स्टेट में है जहाँ पे वो खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और हमने इस बहुत जगह पे एरन के इमोशंस के बारे में बात की है और मैंने उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई है जहाँ पे मैंने ये भी बात की है कि एरन क्यों शासा के डेथ के वक्त हंसा था। उसकी लिंक आपको कार्ड सेक्शन में मिल जाएगी, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और एरन की दूसरी साइड ये थी कि एरन फाउंटेन टाइटन की पावर होने की वजह से एरन को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबके बारे में पता था। इसकी वजह से ये सबको एक साथ कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था एरन के लिए। और हमें इस चैप्टर में ये भी पता चलता है कि जब राइनर, एनी और बर्थोल्ड ने शिंगाशिना पे हमला किया था तब स्पेलिन टाइटन को एरन ने रोका था, जिसकी वजह से बर्थोल्ड बच गया था। एरन के हिसाब से बर्थोल्ड के मरने का वो सही समय नहीं था, लेकिन मुझे पूरी तरह से इनकरेक्ट लगता है कि एरन अगर सब कुछ कंट्रोल कर रहा था तो स्माइलिंग टाइटन को आगे भेज के उसके माँ को मार देना, और वही नहीं तो बहुत बड़ी ये स्टोरी जो है इसको इनडायरेक्टली स्टार्ट कर देना, ये सब एरन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे चांसेस ये है कि ये सब एक ही ने किया है जो है फाउंडर शमीर। जैसे कि हम सबको पता है कि फाउंडेन टाइटन की पावर ये है कि वो किसी की मेमोरी या कॉन्शियसनेस को चेंज कर सकता है। इसलिए जब एरन ने हिस्टोरिया के हाथ को किस किया तब रॉयल ब्लड के कांटेक्ट में आने से यमीर ने उसके कॉन्शियसनेस को चेंज करके उसको ये सब बताया होगा कि ये सब एरन कंट्रोल कर रहा है, जबकि सब कुछ यमीर ही कंट्रोल कर रही थी। जब मिकासा ने एरन को मार दिया इन ऑर्डर टू स्टॉप द रम्बलिंग, और एरन को मारने के बाद यमीर ने रम्बलिंग रुका के टाइटन पावर्स को भी मिटा दिया। और इसलिए हमें ये तो पता चल गया कि एरन एंड तक कभी फ्री नहीं हो पाया। उसके लाइफ का सिर्फ एक गोल था जो है फ्रीडम, और वो असलियत में कभी वो हासिल कर ही नहीं पाया। और हमें अगले कुछ पैनल में एरन का चाइल्डिश बिहेवियर देखने मिलता है। जब अर्मिन एरन से पूछता है कि मिकासा मूव ऑन करे तो ठीक होगा क्या, तब एरन उसे कहता है कि नहीं, एरन चाहता है कि मिकासा किसी और के साथ ना रहे। और हमें ये भी देखने मिलता है कि वो बोलता है कि वो मरना नहीं चाहता और मिकासा के साथ एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करना चाहता है। और ये सुनने के बाद ये चीज़ें क्लियर हो जाती है कि एरन ने रम्बलिंग उसके फ्रेंड्स और मिकासा जिससे वो प्यार करता है उनको बचाने के लिए शुरू की थी। तो ये चीज़ लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एरन को अपने इमोशंस पे काबू नहीं है। इसके लिए वो कभी कूल या बैडस बन जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में चाइल्डिश या कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। ये सब एरन का एक पार्ट है। इसके लिए अगर आपको एरन के कैरेक्टर को समझ के उसको एक्सेप्ट करना है तो आपको ये सब चीज़ों को मानना पड़ेगा। ऐसा सोच के कुछ फ़ायदा है नहीं कि एरन का कैरेक्टर सीजन 4 में और मांगा में भी बहुत ज़्यादा बैडस बताए, लेकिन एंड में अगर वो अपने इमोशंस दिखा दे तो उसके पूरे कैरेक्टर डेवलपमेंट बकवास है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन बाद में एरन अर्मिन को ये भी बोलता है कि ये सब बात वो मिकासा को ना बताए, जिसका मतलब ये भी है कि वो कुछ हद तक चाहता है कि मिकासा मूव ऑन कर ले।
और एक टीनेजर जो किसी से प्यार करता है, तो ये सब होना तो लाजमी है। और आपने भी कभी ये सब एक्सपीरियंस किया होगा तो आपको पता होगा कि हमसे बहुत सारी इमेच्योर या चाइल्डिश चीज़ें हो जाती है, और यही एरन के साथ भी हो रहा है। और यही चीज़ों की वजह से हमें ये भी पता चलता है कि एरन की कैरेक्टर डेवलपमेंट खराब ना होते हुए हमें ये भी देखने मिलता है कि एरन अभी भी एक ह्यूमन है, वो भी बाकी लोगों की तरह वही चीज़ें फेस करता है जो एक नॉर्मल ह्यूमन फेस करता है। और अभी हम बात करने वाले मिकासा और ymir के बारे में, जो एंड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एरन ने बताया कि किंग फ्रिट्ज से प्यार करने की वजह से ymir अभी भी रॉयल फैमिली से लॉयल थी, उसके मरने के बाद भी। जबकि किंग फ्रिट्ज बहुत ज़्यादा क्रूअल था और ymir को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता था, फिर भी उससे प्यार करती थी। और इससे हमें यह पता चलता है कि ymir का जो फ्रिट्ज के लिए जो प्यार था वो उसकी एक गुलाम बन चुकी थी, और इसीलिए उसको चाहिए था कि कोई तो उसको एक गुलामी से आज़ाद करके उसको फ्रीडम दिलाए। और वो फ्रीडम और कोई नहीं तो सिर्फ मिकासा ही उसे दिला सकती थी, क्योंकि मिकासा भी एरन से प्यार करती थी। लेकिन जब डिसीजन लेने की बात आई तो मिकासा ने ह्यूमैनिटी को चूज़ किया, और इसी को देखते हुए ymir ने भी प्यार को छोड़ के फ्रीडम को चूज़ किया। और हमें एक्स्ट्रा पेजेस में यह भी बताया गया कि ymir कैसे मिकासा का माइंड ऑलमोस्ट हर टाइम पढ़ते रहती थी, और जब भी ymir पाथ के थ्रू मिकासा का दिमाग पढ़ना चाहती थी तब मिकासा को हेडेक होता था। इसीलिए आपके ये सवाल का आंसर मिल गया होगा कि मिकासा को हमेशा हेडेक क्यों होता था। और जब मिकासा ymir को गुड बाय बोलती है तो उसके बाद हमें हिस्टोरिया की बेटी दिखाई जाती है, तो इसका ये मीनिंग भी हो सकता है कि ymir का इनकारनेशन हुआ है हिस्टोरिया के बेटी के रूप में। मुझे खुद भी लगता है कि फाइनल चैप्टर को बहुत ज़्यादा रश किया गया है और बहुत सारी चीज़ों को एक चैप्टर में डालने की कोशिश की गई है। और यही नहीं तो आगे के एक्स्ट्रा पेज ऐड होने के बाद भी फाइनल चैप्टर अभी भी रश ही लगता है। और ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि एंड चैप्टर में अरमिन के कैरेक्टर को कितना ज़्यादा चेंज किया गया। जहाँ पे अरमिन को गुस्सा होना चाहिए था कि एरन ने रम्बलिंग करके 80% ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर दिया, लेकिन चैप्टर 139 में हमें ये दिखाया गया कि अरमिन उसे थैंक्स बोलता है कि उसने ये सब करके एक मास मर्डरर बन गया हो, जो कि बिल्कुल अरमिन के कैरेक्टर के अपोजिट है। जैसे कि हम सबको पता है कि एरन के पास एबिलिटी है फ्यूचर देखने की, तो उसको पता है कि रम्बलिंग एक ओनली ऑप्शन है पैराडाइज के लोगों को बचाने के लिए। लेकिन जब बात आ जाती है अरमिन के बारे में, तो अरमिन को तो फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो अलग अलग रास्ते ढूंढेगा और ये सोचेगा कि रम्बलिंग को छोड़ के ऐसे कौन से रास्ते जिससे पैराडाइज को बचाया जा सकता है। लेकिन अरमिन ने ये सब ना करते हुए एरन ने जो भी कहा वो मान लिया, जो अगर रियल अरमिन होता तो वो कभी नहीं करता। ये सब एक ही वजह से हुआ है, वो है फास्ट पेसिंग की वजह से। और इसी वजह से हमें अरमिन के नेचर में बहुत ज़्यादा सडन चेंजेस देखने मिलते हैं। जैसे हमें एंड में बताया गया है कि अभी कोई टाइटन पावर नहीं है, तो अभी ये भी कह सकते हैं कि बाकी पूरे दुनिया को एल्डियंस से कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि लोगों को अभी तक एल्डियंस से खतरा इसके लिए लग रहा था कि एल्डियंस के पास टाइटन्स थे, टाइटन्स की पावर्स थी और इसीलिए उनको खतरा लग रहा था। लेकिन अभी टाइटन पावर्स ही नहीं है, तो इसके लिए कोई खतरा लगने ऐसी चीज़ ही नहीं है। एरन जो खुद एक एल्डियन है और जिसे विलन बनाया गया और उसे बाकी एल्डियंस ने मार दिया, तो ये बता सकते हैं हम उससे कि एल्डियंस एनिमी नहीं है और एल्डियंस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों ने अभी एरन को बचाया है वो अभी पीस के सिंबल बन चुके हैं और वो पीस बनाए रखना चाहते हैं। और मिकासा उनके साथ नहीं है, क्योंकि मिकासा एरन के ग्रेवस्टोन के पास है, जो हमें वही पेड़ के पास दिखता है जो एपिसोड 1 में हमें देखने मिला था। और अभी भी उसने वो स्कार्फ पहना हुआ है और वो अभी भी यही बोल रही है कि उसे एरन से वापस मिलना है। तब ये स्कार्फ नीचे गिरने लगता है, लेकिन एक सीगल आती है और वो स्कार्फ को वापस पहले ऐसा कर देती है। और हमें ये भी इंडिकेट किया गया है कि वो सीगल और कोई नहीं तो एरन है, जो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता एज एओटी में रीइंकार्नेशन कैसे होता है और क्या होता है ये कभी बताया ही नहीं गया है। और मुझे एक कमी लगती है कि एंड में जो है बर्ड की थ्योरी बनाने की कोशिश की है इसे मैंने, उसको बहुत अच्छी तरह से और बनाया जा सकता था, और यही एओटी का लास्ट चैप्टर खत्म हो जाता है। अभी हम एओटी के न्यू एंडिंग के बारे में बात करने वाले, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। इसकी स्टार्टिंग ऐसे होती है कि एक टाइम स्किप है, उसके बाद हम देखते हैं मिकासा, उसका बच्चा और उसके हस्बैंड को एरन के ग्रेवस्टोन पे फूल डालते हुए। हमें उसके हस्बैंड का चेहरा दिखाया नहीं जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसका हस्बैंड और कोई नहीं तो जीन है। और उसके बाद एक और टाइम स्किप दिखाया गया है जब मिकासा बुढ़ी हो चुकी है, और उसके बाद हमें उसके बेटे या पोता पोती वो सब बताए गए हैं। और उसके बाद ये भी हमें देखने को मिलता है कि वो ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, और उसकी सराउंडिंग अगर हम देखें तो ये भी पता चलता है कि पैराडाइज ने कितनी ज़्यादा तरक्की कर ली है। और हमें आगे ये भी बताया जाता है कि मिकासा मर चुकी है और उसे भी रेड स्कार्फ के साथ ही उसको दफनाया गया है। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि उसको एरन के साइड में ही दफनाया गया है, और ये चीज़ कंफर्म नहीं है और वो कोई शाहजहां तो है नहीं। और उसके बाद और एक टाइम स्किप बताया गया है जो कम से कम 100 साल का तो होगा, जो देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि वो पेड़ कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है और एरन की जो ग्रेव है वो अब पेड़ के नीचे जा चुकी है। और हम देखते हैं कि वॉर चालू और मॉडर्न टेक जैसे मिसाइल, एयरक्राफ्ट दिखाई जाते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बिल्डिंग्स को गिरा रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि एरन का पेड़ कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है और उसके सराउंडिंग में जितने भी बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सब तबाह हो चुका है वॉर की वजह से। और ये पेड़ भी उतना ही बड़ा है जितना ymir के टाइम पे दिखाया गया था 2000 साल पुराना। और अब हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसके साथ एक डॉग भी होता है और वो हमें एरन के पेड़ के पास जाते हुए दिखता है और वहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे चांसेस आते हैं कि ऐसा हमें वापस एक बार ट्राई कर रहा है कि वही स्टार्टिंग के पॉइंट, मतलब 2000 साल पहले ymir के साथ जो हुआ था वही वापस एक बार करने का ट्राई कर रहा है। तो चांसेस है कि अटैक ऑन टाइटन का कोई सीक्वल आ सकता है।
एंड के चैप्टर में सब कुछ बताने से अच्छा एंड के चैप्टर को 2-3 चैप्टर में डिवाइड करके अगर बताने की कोशिश करता इसायामा तो और अच्छा हो सकता था। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है। मेरे हिसाब से अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग ना ही बहुत ज़्यादा अच्छी थी ना ही बहुत ज़्यादा बुरी थी, एक एवरेज एंडिंग मानना चाहूँगा मैं। आपको अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, हम आपके लिए ऐसे ही अपडेट्स लाते रहेंगे। सो या दैट्स मी सर्वेश साइनिंग ऑफ।